आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है ये यानी बात ये है कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि हर दिन हमने अपने आप से यही कहा है, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम कल सीख लेंगे। एंड हाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, एंड नाउ, और अब यू सी तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। आह अफसोस, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी, एल्सेक मतलब एल्सेक के रहने वाले मुराद हैं। यही सबसे बड़ी एल्सेक वालों की परेशानी है कि वो हर काम को कहते हैं कि कल सीख लेंगे, बहुत वक्त है अभी। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट्स ऑफ मतलब आइंदा टाल देना, लर्निंग सीखने को, टिल टुमारो आइंदा कल तक, वो सीखना हम आइंदा कल की तरफ हर सीखने को टाल देते हैं कि आइंदा सीखूंगा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, अब दोज फेलोज यानी वही लोग, फेलो मतलब आदमी, यानी जर्मन के रहने वाले लोग, आउट देयर जो कि बाहर में हैं, विल हैव द राइट उन्हें ये हक है, टू से टू यू तुम्हें कहने का, कि वो लोग तुम्हें कहें, क्या कहें, हाउ इज इट यू pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, कि कैसे ये हुआ कि तुम तो pretend मतलब दावा करते हो, to be Frenchman फ्रांस के रहने वाले होने का, and yet लेकिन इसके बावजूद you can neither speak नहीं तुम बोल सकते हो, nor write your own language और नहीं लिख सकते हो अपनी खुद की ज़बान को। But you are not the worst, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, वी हैव ऑल हम सब के सब, ग्रेट डील शरीक हैं, टू रिप्रोच मुजरिम होने में, आवर सेल्फ रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, यानी कि तुम जो सीख नहीं पाए हो अंग्रेज़ी फ्रेंच ज़बान सही तरीक़े से, इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, बल्कि इसमें हम सब बराबर के शरीक हैं फ्रेंच। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स तुम्हारे वालिदैन, एंग्जियस मतलब ख्वाहिशमंद होना, इनफ मतलब ज़्यादा, काफ़ी, यानी तुम्हारे वालिदैन भी ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं थे, टू हैव यू लर्न कि तुम कुछ पढ़ो और सीखो, तुम्हारे वालिदैन भी ये ख्वाहिश नहीं रखते थे। दे प्रीफर्ड उन्होंने तरजीह दी है, टू पुट यू कि वो लगा दे तुम्हें, टू वर्क किसी काम पर, ऑन अ फार्म किसी खेत में, और एट द मील या फिर किसी मील में काम पे लगाने के को तरजीह देते थे, वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा पैसा हासिल हो जाए। एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम मतलब इल्ज़ाम लगाना, और मैं खुद को भी मुजरिम गर्दानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने हमेशा तुम्हें अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा, इंस्टीड ऑफ लर्निंग सीखने के बजाय, योर लेसन्स तुम्हारे सबक को। ऑफन मतलब हमेशा, सेंट मतलब भेजना, टू वाटर मतलब पानी पटाना, फ्लावर मतलब फूल, इंस्टीड मतलब के बजाय, लर्निंग मतलब सीखना। और मैं भी अपने आप को बराबर का मुजरिम गर्दानता हूँ, क्या मैंने तुम्हें हमेशा अपने फूलों में पानी पटाने के लिए नहीं भेजा, यानी तुम्हारे सबक को सीखने के बजाय अपने फूलों में पानी पटाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं कभी मछली मारने का इरादा करता था, चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी या नहीं दे दिया करता था।
देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक बात से दूसरी बात यानी यके बाद दीगरे, मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक, मिस्टर हैमिल बात करते गए ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज पर गुफ्तगू करने लगे। सेइंग दैट, यह कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच ज़बान जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़बान है। द क्लियरेस्ट, साफ़ सुथरी ज़बान है। द मोस्ट लॉजिकल, और बाज़ाब्ता बाउसूल ज़बान है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिसकी हमें ज़रूर हिफाजत करनी चाहिए, अमंग अस, अपने दरमियान, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसे नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग कैद खाने में होते हैं, कैदी होते हैं, गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। इंस्लेव्ड मतलब कैदी बना लिया जाना, गुलाम हो जाना। एज लॉन्ग एज, जब तक, दे, वे लोग, होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़ना, लैंग्वेज मतलब जबान, की मतलब चाबी, टू देयर प्रिजन, प्रिजन मतलब कैद खाना। तर्जमा सुनिए। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब इंसान गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी ज़बान को मजबूती से पकड़े रहते हैं, ठीक है, इट इज़ एज इफ़ दे, तो ऐसा मालूम होता है गोया कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो गोया कि अपनी ज़बान को पकड़े रहना, कैद खाने में चाबी को पकड़े रहना है। ऊपर से देखिए, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए अपने दरमियान, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, कि जब लोग गुलाम बना लिए जाएं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वह अपनी ज़बान की हिफाजत करते रहते हैं और मजबूती से पकड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा होता है गोया कि वो कैद खाने में भी अपनी चाबी को मजबूती से पकड़े हुए हैं अभी तक। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर मिस्टर हैमिल ने अपनी ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे सबक को पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरत में था, टू सी, यह देख कर, हाउ, कि कैसे, वेल, कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड इट, कि मैं सबक समझ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड, जो कुछ वह कह रहे थे, सीम्ड, मालूम हो रहा था, सो इजी, बहुत ही आसान मालूम हो रहा था। आई थिंक टू, मैंने भी यह सोचा, दैट, कि, आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, कि मैंने भी तो कभी तवज्जो से नहीं सुना था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पैसेंस, और यह भी सोच रहा था कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, कि उन्होंने भी तो कभी वजाहत नहीं की थी, एवरीथिंग, तमाम चीज़ों की, विथ सो मच पेशेंस, इतनी ज़्यादा सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ उन्होंने भी तो कभी वजाहत नहीं की थी। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all in our heads at one stroke. It seemed, ऐसा मालूम हो रहा था, almost, ऐसा मालूम हो रहा था लगभग, गोया के, एज इफ़ द पुअर मैन, गोया के बेचारा आदमी यानी वो टीचर, वांटेड, चाह रहा है, टू गिव अस, कि वो डाल दे या दे दे, ऑल, तमाम की तमाम नॉलेज, तमाम की तमाम चीज़ें, ही न्यू, जो वह जानते हैं, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले पहले, एंड टू पुट इट ऑल, और वो तमाम चीज़ों को दे देना चाहते हैं, इनटू आवर हेड, हमारे दिमाग के अंदर, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, एक ही झटके में, वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें दे दे। आफ्टर द ग्रामर की घंटी के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारी खुशखत्ती की घंटी थी, इमला वाली घंटी थी। दैट डे मिस्टर हैमिल, उस दिन मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए नई नई कॉपियाँ लाए हुए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था उसके ऊपर, फ्रांस एल्सेक, ये जुमले उस कॉपी पे लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और ये लिखावट जो है छोटे छोटे झंडों की तरह मालूम हो रहा था, दिख रहा था। फ्लोटिंग, जो लहरा रहा हो, एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के अंदर, यानी कॉपियाँ चारों तरफ लगी हुई थी डेस्क के अंदर, और हर डेस्क पर कॉपियाँ रखी हुई थी, टंगी हुई थी, और ऐसा मालूम हो रहा था गोया के पूरे रूम में झंडा लटक रहा है। हंग फ्रॉम द रॉड, से वो कॉपियाँ लटकी हुई थी, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क,
हमारे डेस्क के ऊपर वो तमाम कॉपियाँ लटकी हुई थीं और ऐसी मालूम हो रही थी गोया के वो छोटे छोटे झंडे हैं और हर जगह पूरे क्लास में लहर रहे हैं। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। तुम्हें भी देखना चाहिए। यू आउट टू हैव सीन, तुम्हें भी देखना चाहिए, यानी हम रीडर को कह रहा है कि आपको भी देखना चाहिए। हाउ एवरीवन, कि किस तरीके से हर कोई सेट टू वर्क, अपने अपने काम में उस दिन लगा हुआ था क्लास के अंदर। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत और कितना खामोश था क्लास। द ओनली साउंड, सिर्फ एक आवाज़, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। हाँ, सिर्फ एक आवाज़ थी और वो ये थी कि पेपर के ऊपर कलम के चलने की आवाज़, खरखराने की आवाज़ हो रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू हुई। हाँ, एक मरतबा कुछ कीड़े, फ्लू मतलब उड़ करके, इन यानी इन द क्लास, कुछ कीड़े मकोड़े क्लास के अंदर उड़ करके आए। बट लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। पेड मतलब चुकाना, अटेंशन मतलब तवज्जो, यानी कोई तवज्जो ही नहीं दी किसी ने। नॉट इवन, न ही द लिटलेस्ट वन, और न ही हम में सबसे छोटा जो बच्चा हो उसने भी तवज्जो नहीं दी। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। फिश हुक्स मतलब मछली का कांटा, जिससे मछली को बझाते हैं। यहाँ मुराद ये है कि बच्चों के लिए छोटी छोटी कॉपियाँ थीं, उसमें तस्वीर बनी होती है और उस तस्वीर को वो नकल कर रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं। तो मछली का कांटा तस्वीर में बना हुआ था, उसी को छोटे छोटे बच्चे उतार रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे। ट्रेसिंग मतलब होता है नकल करना। कह रहे हैं नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और नहीं क्लास के सबसे छोटे बच्चे ने भी तवज्जो दी। हु, जिसने वर्कड राइट, जो कि चुपचाप काम कर रहा था, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, अपने फिश हुक को नकल कर रहा था, उसको उतार रहा था। एज इफ डैट वाज फ्रेंच, गोया के वह भी फ्रेंच ही हो। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कूड वेरी लो। पिजन्स यानी कबूतर, कूड मतलब कूकू की आवाज़ निकालना, वेरी लो बहुत ही धीमी आवाज़ में। और छत पर कबूतर भी कूकू की आवाज़ धीरे धीरे निकाल रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे लोग, यानी बर्लिन से जो ऑर्डर आया हुआ है कि हाँ अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये कह रहा है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे लोग इन कबूतरों को, इवन द पिजन्स, क्या इन पिजन्स, इन कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे, जर्मन में गाना सिखा देंगे। तंज के तौर पर कह रहा है कि जर्मन ज़बान चूँकि यहाँ से जारी होने वाली, फ्रेंच ज़बान यहाँ से ख़त्म होने वाली है और जर्मन लागू होने वाली है। वो कह रहा है तो क्या हम लोग को जर्मन तो सिखाना चाह रहे हैं, तो क्या इन कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे। Whenever I looked up, जब कभी मैं ऊपर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने से फारिग होकर ऊपर जब कभी भी देखता, आई सॉ, तो मैं क्या देखता कि मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस, कि मिस्टर हैमिल जो है वो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, इन हिज चेयर, अपने चेयर पर, एंड गेजिंग, और निहार रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग, एक मर्तबा किसी चीज़ पर देखते हैं, देन अनदर, और फिर किसी दूसरी चीज़ की तरफ देखते हैं। एज, गोया के, इफ़ ही वांटेड टू फिक्स, गोया के वह चाहते हैं कि फिक्स कर लें, महफूज कर लें, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि किस तरीके से छोटे से क्लासरूम में तमाम चीज़ें मौजूद है, उन तमाम चीज़ों को अपने जहन में महफूज करना गोया के चाहते हैं, इसीलिए वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ बार बार देख रहे हैं, निहार रहे हैं। फैंसी मतलब अच्छा, यहाँ मुराद है तसव्वुर करो, ताज्जुब करो। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, बड़ी ताज्जुब की बात है कि 40 साल से वह इसी जगह पर मौजूद है, 40 साल से पढ़ा रहे हैं और वही जगह पर बैठते हैं। विथ हिज गार्डन, और उनका बागीचा, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस बागीचा के सामने उनका क्लास है। 40 साल से वो इसी जगह पर बैठते हैं, जस्ट लाइक डैट, इसी तरीके से बैठते हैं। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। वॉर्न मतलब पुराना होना, घिस जाना, स्मूथ मतलब मुलायम, यानी बैठने की वजह से बार बार जो लकड़ी का चेयर था वो घिस घिस कर मुलायम हो गया था। वॉलनट ट्री मतलब अखरोट का जो दरख्त होता है। गार्डन मतलब बगीचा। टॉलर मतलब बड़ा होना। होप वाइन एक दरख्त है, यानी लता वाला दरख्त है, जिसके इतना मतलब ये रेंगने वाला दरख्त है, किसी सहारे से मतलब ऊपर चढ़ने वाला ये दरख्त है।
जैसे ग्रेप वाइन होता है अंगूर के दरख्त को, उसी तरह हॉप वाइन कहते हैं। प्लांटेड यानी रोपना, दरख्त को लगाना। हिमसेल्फ मतलब खुद से। ट्विंड मतलब लटकना। अबाउट मतलब के बारे में। विंडो मतलब खिड़की। रूफ मतलब छत। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस मतलब बता रहे हैं कि मिस्टर हैमेल उसी जगह पर 40 साल से बैठे हुए हैं। पीछे में बागीचा है और आगे में क्लास है, लेकिन ओनली द डेस्क, सिर्फ डेस्क और बेंच जो है, ही हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ पुराना हुआ है और घिसा हुआ है और घिस करके चिकना हो गया है। बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, हाँ, और पीछे अखरोट का पेड़ है बागीचे में, वो थोड़ा बड़ा हो गया है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो होप वाइन का दरख्त जिसको उन्होंने खुद अपने से लगाया था, ट्वाइंड वो लिपट गया है, अबाउट द विंडो टू द रूफ, खिड़की से होते हुए छत पर आकर लिपट गया है। बस यही सिर्फ चेंजिंग हुई है 40 साल में, वरना तमाम की तमाम चीज़ें उसी तरीके से है। इसके बावजूद भी वो पता नहीं क्यों यहाँ से वहाँ चारों तरफ देख रहे हैं, निहार रहे हैं और हैरत में बैठे हुए खामोशी के साथ। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ये तमाम चीज़ें उनके दिल को कितना तोड़ दिया है तमाम चीज़ों ने। टू लीव इट ऑल, कि वह इन तमाम चीज़ों को छोड़ के जा। लीव मतलब छोड़ना और छुट्टी भी होता है, यहाँ लीव मतलब पत्ता भी होता है, तो छोड़ना। इन तमाम चीज़ों को छोड़ना उनके दिल को कितना ज़्यादा तोड़ मरोड़ के रख दिया है। पुअर मैन, बेचारे टीचर, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर, और यह भी कि वो अपनी बहन की आवाज़ को सुन रहे हैं। मूविंग अबाउट, जो कि इधर उधर घूम रही हैं। इन द रूम, कमरे में। अबव, ऊपर के ऊपर तले। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपने सामान को पैक कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें उनको सदमे में डाले हुआ है और वो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि उन्हें आइंदा कल अपने मुल्क को छोड़ जाना है। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास हौसला है। टू हियर, कि वह सुने। एवरी लेसन, हर एक सबक को। टू द लास्ट, वेरी लास्ट, आखिर तक। आफ्टर द राइटिंग, इमला वाली घंटी के बाद। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें तारीख की घंटी थी। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और फिर तारीख की जो घंटी थी उसमें छोटे छोटे बच्चों ने चैंटेड मतलब गाना, छोटे छोटे बच्चे एक ही आवाज़ में गाना गाने लगे और ये बा बे जैसे आवाज़ निकालने लगे। डाउन देयर, नीचे में। एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, नीचे में और नीचे यानी कि पीछे में, रूम के पीछे। एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन देयर, वही नीचे में, पीछे कमरे के पीछे की ओर। ओल्ड हॉसर हैड पुट, ओल्ड हॉसर ने हैड पुट यानी पहने हुए थे, हैड पुट ऑन पहने हुए थे, हिज स्पेक्टेकल्स अपने चश्मे को। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और पकड़े हुए थे अपनी पुरानी प्राइमरी की किताब को इन बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथ से। स्पेल्ड और स्पेलिंग कर रहे थे। द लेटर्स विथ देम, और उन बच्चों के साथ भी अल्फाज की तकरार कर रहे थे, स्पेलिंग दोहरा रहे थे। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। ओल्ड हॉसर भी तकरार तो पढ़ रहे थे और रो भी रहे थे साथ साथ। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड विथ इमोशन, इमोशन मतलब जज्बात, ट्रिम्बल्ड मतलब कांपना, और वॉइस मतलब आवाज़। उनकी आवाज़ जज्बात के साथ साथ लड़खड़ा रही थी और वो कांप रहे थे, कंपा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और यह बहुत अजीब था। टू हियर, सुनकर, टू हियर हिम, उनका और उनको सुनना बड़ा अजीब था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम लोग चाहते थे कि हंसें और रोएं। यानी वो जिस तरीके से पढ़ रहे थे और रो रहे थे बूढ़े होने के बावजूद भी, तो ये और जज्बात के साथ, तो ये सारी चीज़ें देख करके ऐसा मालूम हो रहा था कि हम हंसे भी और रोएं भी। एक अजीब सी कैफियत थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन, कितने अच्छे तरीके से हम याद किए हैं इस आखिरी सबक को, यानी ये सबक यादगार रहेगा। ऑल एट वंस यानी अचानक। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की जो घंटी है, चर्च यानी जहाँ क्रिश्चियन इबादत करते हैं, चर्च की जो घंटी है, स्ट्रक यानी बजी, 12 12 बजी, 12 का आवाज़ हुआ, 12 बजने की घंटी बजी।
देन द एंजेलस, और फिर एंजेलस होना शुरू हो गया। एंजेलस यानी उनकी इबादत में एंजेलस प्रेयर होता है जिसको वो लोग पढ़ते हैं सब साथ मिल करके। तो घंटी जब 12 बजी तो 12 बजे रात में वो लोग इबादत के लिए एंजेलस पढ़ना शुरू कर दी, आवाज़ आने लगी दिन में, सॉरी। एट द सेम मोमेंट, और उसी लम्हे, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, पर्सिया के जो फौजी हैं, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपनी एक्सरसाइज करके वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडो, और हमारे खिड़की के पीछे यानी खिड़की के बाहर आवाज़ भी कर रहे थे। यानी वही पर्सिया के फौजी जो कि काम कर रहे थे आरा मिल के पीछे एक्सरसाइज कर रहे थे, अब वो काम करके वापस आने लगे थे और हमारे ही क्लास के बाहर खिड़की के करीब से गुजर रहे थे, आवाज़ करने लगे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल भी खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत उदास थे, इन देयर चेयर, और अपने चेयर से खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उनको इतना ज़्यादा लंबा नहीं देखा, यानी बहुत ही ज़्यादा उदास मुतफक्किर नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, मिस्टर हैमल खड़े होने के बाद कहें, मेरे दोस्तों, आई यानी लड़खड़ाते हुई आवाज़ में उन्होंने मैं कहा, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन फिर कुछ चीज़ ने या किसी चीज़ ने उन्हें चोक कर दिया, यानी उनके गले को दबा दिया, रोक दिया, यानी उनकी बात कहते कहते वो रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, और फिर वो आगे नहीं बढ़ सके, यानी गुफ्तगू आगे नहीं कर सके, सिर्फ मैं कह के और माई फ्रेंड कह के वो खामोश हो गए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो पीछे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और एक चौक का टुकड़ा जिसे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर, उसको उठाया, एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग मतलब सहना, यानी ताकत में किसी चीज़ को सहना, किसी मुसीबत परेशानी को सहना। ऑल हिज माइट पूरी ताकत, और अपनी पूरी ताकत से मुराद ये है, बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से, ही रोट उन्होंने लिखा, अ लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे उन्होंने लिखा। क्या लिखा? विवे ली फ्रांस, यानी कि लिव लॉन्ग फ्रांस, ए फ्रांस तुम जिंदा रहो, खुश रहो, सलामत रहो। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो लिखना रोक दिए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन मतलब टेक लगाना, अपने सर को उन्होंने दीवार के मुकाबले में टेक लगा दिया, दीवार से टेक लगा दिया अफसोस करते हुए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बगैर किसी लफ्ज़ के, ही मेड अ जेस्टर, उन्होंने इशारा किया, टू अस, हम लोगों को, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। क्या इशारा किया? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल मुकम्मल हो गया है, आप सब जा सकते हैं।